नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के बारे में। हम जो भी हमारा जो ये सीरीज़ है हिस्ट्री, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। इससे हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री पढ़ना। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। जितने भी पास्ट इवेंट्स हैं उनकी स्टडी हिस्ट्री है। It helps us to understand those processes that enabled the early humans to successfully conquer the environment। जो हमारे environment है, इस पे जीत कैसे पाई थी हमारे जो अर्ली ह्यूमंस हैं उन्होंने, एंड डेवलप द प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन। और आज हमारी जो सिविलाइजेशन बनी है वो कैसे बनी, तो उन सभी पास्ट इवेंट्स को पढ़ना ही हिस्ट्री है। हिस्ट्री ग्रीक वर्ड से बना है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया एक वर्ड था ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग है इंक्वायरी, नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। हिस्ट्री जो है हमारे इतिहास में जो बड़े इवेंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट बिग इवेंट्स, हम मोस्टली उन्हीं को काउंट करते हैं हिस्ट्री में। पास्ट में घटित हुई ऐसी घटनाएं जिन्हें क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में अरेंज करके स्टोरी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया हो, वही हिस्ट्री है। अब फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री है हेरोडोटस। ये पहले व्यक्ति जिन्होंने इतिहास को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस वाइज लिखा। इनकी ये है 5th सेंचुरी BC के ग्रीक हिस्टोरियन है। इनकी जो बुक थी वो थी हिस्टोरिका, जिसमें विश्व के कई देशों का इतिहास है। और भारत की बात करें तो 12th सेंचुरी हिस्टोरियन थे इंडिया के कल्हन। ये एक्सीडेंटल हिस्टोरियन इन्हें कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें जो है इवेंट्स लिखने की आदत थी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इन्होंने तो भारत के जितने भी बहुत सारे इवेंट थे इन्होंने क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में उन्हें लिखा, तो उन्हें पता नहीं था कि हिस्ट्री का ये रूल है कि इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे। इन्होंने बस लिखा था, तो इन्हें कहते हैं कि ये एक्सीडेंटल हिस्टोरियन है। इनकी जो बुक थी उसका नाम था राज तरंगिणी, बेस्ड ऑन कश्मीर। जो कश्मीर क्षेत्र है हमारा, उसका इतिहास इसमें है राज तरंगिणी में। अब सोर्सेज, हिस्ट्री के कितने सोर्सेज हैं? हिस्ट्री के 2 सोर्सेज हैं मोस्टली, जिससे हमको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। पूरी हिस्ट्री सिर्फ 2 सोर्सेज पर डिपेंड करती है। एक तो लिटरेचर सोर्स हो गया और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अब लिटरेचर सोर्स क्या होते हैं? लिटरेचर सोर्स जो होते हैं वो रिटर्न होते हैं, मतलब लिखित में होता है। आपको लिखित में होंगे, जैसे ऑल टेक्स्ट, जितने भी आज तक हमको टेक्स्ट मिले, शॉर्ट, रिटर्न, ओरल। रिलीजियस लिटरेचर हो गए हमारे, सेकुलर लिटरेचर, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर, जो ट्रैवलर दुनिया भर में घूमते हैं और उन्होंने क्या क्या लिखा है उस क्षेत्रों के बारे में। तो ये सभी क्या हो गए? हमारे लिटरेचर एविडेंस हो गए। अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या हो गए? ये नॉन रिटर्न होते हैं, ये लिखे नहीं होते हैं। जैसे इंक्रिप्शन होता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, ये आर्किटेक्चर होते हैं हमारे, आर्टिक्राफ्ट्स, ये जो हमारे क्राफ्ट्स होते हैं, आर्टिफैक्ट्स, क्राफ्ट्स होते हैं जो हमारे। अब हमारा जो इतिहास है वो हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांटते हैं। हमारे पास्ट को हिस्ट्री तो है, लेकिन सबसे पहला आता प्री हिस्ट्री, जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं। उससे पहले प्री हिस्ट्री थी, फिर आता है प्रोटो हिस्ट्री, फिर आती है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को हम पूर्व इतिहास कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री को अद्या इतिहास कहते हैं, और हिस्ट्री को इतिहास कहते हैं। अब जो प्री हिस्ट्री है वो टोटली वो डिपेंड है, वो निर्भर है पुरातात्विक साक्ष्य पे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे। फॉर एग्जांपल स्टोन एज, इसके बाद हम स्टोन एज पढ़ेंगे। तो स्टोन एज क्या है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे डिपेंड करता है। वो सारा जितना भी उसके इतिहास में जो भी घटनाएं हैं उन सब की हमें जानकारी जो मिली है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में मिली है। अब आता है इतिहास पे, पहले प्रोटो हिस्ट्री, बाद में पहले इतिहास देखते हैं। इतिहास में इतिहास प्लस पुरातात्विक साक्ष्य, प्लस इतिहास में मतलब पुरातात्विक साक्ष्य प्लस रिटर्न एविडेंस, मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है प्लस रिटर्न एविडेंस भी मिलता है, तो उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। जहाँ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्लस रिटर्न एविडेंस मिल गया और उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। और जो हमारा अद्य इतिहास है प्रोटो हिस्ट्री, इसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो है प्लस रिटर्न एविडेंस भी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अलग है। जो उसके रिटर्न एविडेंस है प्रोटो हिस्ट्री के, नॉट एबल टू रीड, हम पढ़ नहीं पाते उसको। वो है तो सही, 400 से प्लस स्क्रिप्ट मिली है, लेकिन हम उसे पढ़ ही नहीं पाएंगे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आता है हमारे प्रोटो हिस्ट्री में। तो ऐसे इतिहास जो जिनके रिटर्न एविडेंस मिले हमें, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पाते, उसे हमने डाला है प्रोटो हिस्ट्री में। और जिस एविडेंस को हम पढ़ पाते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ रिटर्न एविडेंस जो हम पढ़ पाते हैं, उसे हमने डाला है इतिहास में। नेक्स्ट देखते हैं स्टोन एज। अब हम प्री हिस्ट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टोन एज क्या है। स्टोन एज को पत्थरों का युग कहते हैं। अब पत्थरों का युग पढ़ने से पहले हम पहले टाइम पीरियड पढ़ते हैं कि टाइम पीरियड है क्या। टाइम पीरियड जो होता है हम देखते हैं ना, इतने BC, इतने AD, ये सब है क्या। तो हम मानते हैं
ग्रेगोरियन कैलेंडर को, जो हमारा प्रेजेंट कैलेंडर चल रहा है 2026 चल रहा है, तो ये किसके अनुसार ही है? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है क्या? पहले तो ग्रेगोरियन है तो कौन थे? ये चर्च के पोप थे। पोप मतलब जो धार्मिक लीडर होते हैं सबसे बड़े क्रिश्चियन जो रिलीजन है उनके, तो उन्हें हम पोप कहते हैं। जैसे अन्य धर्मों में भी धार्मिक लीडर होते हैं, जो सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं, जो सबसे बड़े प्रीस्ट होते हैं, टॉप पे होते हैं, उन्हें हम क्रिश्चियनिटी में पोप कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो जीसस क्राइस्ट का जन्म है उसे हम फर्स्ट सेंचुरी मानेंगे। जीसस क्राइस्ट के जन्म को फर्स्ट सेंचुरी मानेंगे, उस अनुसार कैलेंडर बनेगा। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले को हम बीसी कहते हैं। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व हिंदी में कहीं तो, या बिफोर कॉमन एरा, बीसीई भी हम कई बार कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2500 बीसी, 2500 बीसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तो मतलब जीसस क्राइस्ट के 2500 वर्ष पहले। जैसे 1500 बीसी हो गया, 1500 बीसी में वैदिक कल्चर था, 600 बीसी में महाजनपद थे, बिफोर क्राइस्ट। अब आफ्टर क्राइस्ट क्या है? हम उसे एसी नहीं, उसे एडी लिखते हैं हम। एडी मतलब होता है एमनो डोमेन। एमनो डोमेन जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के जितने वर्ष हैं हम क्या कहते हैं? एडी में आते हैं। इसमें ईस्वी कहते हैं हिंदी में इसको, या इसे हम सीई भी कहते हैं, कॉमन एरा। जीसस क्राइस्ट के बाद को कॉमन एरा, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले को बिफोर कॉमन एरा। ये तो हो गया टाइम पीरियड। अब थोड़ा सिलेबस जान लेते हैं। एंशियंट जो हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, उसका सिलेबस, जो हिस्ट्री 3 एंशियंट, मिडिवल, आधुनिक इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री ये होता है। लेकिन हम अभी एंशियंट हिस्ट्री के सिलेबस को जानते हैं। सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे स्टोन एज, फिर पढ़ेंगे हम चालकोलिथिक एज, इसे कहते हैं ताम्र पाषाण काल। फिर हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद पढ़ेंगे हम वैदिक कल्चर। उसके बाद पढ़ेंगे हम महाजनपद काल। उसके बाद हम जैनिज़्म, बुद्धिज़्म पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। फिर हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। फिर हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन एम्पायर। फिर हम पढ़ेंगे गुप्ता एम्पायर। फिर हम पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता एम्पायर। फिर साउथर्न एम्पायर, दक्षिण भारत का इतिहास। फिर संगम एरा। ये सब हम पढ़ेंगे किसमें? एंशियंट हिस्ट्री में। अब स्टोन एज को प्रॉपर्ली पढ़ने से पहले थोड़ा चीज़ें जान लेते हैं कि भारत में साक्ष्य कैसे मिले हैं, कि किस किस प्रकार के हमारे इतिहास के साक्ष्य मिले, स्टोन एज के साक्ष्य मिले हैं। 1842 में, 1842 में डॉक्टर प्राइम रोज ने कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंगसुगर स्थान पर, कौन सा स्थान है? लिंगसुगर स्थान पर पाषाण उपकरण, स्टोन टूल्स खोजे। इसलिए इन्हें भारत के प्रागैतिहासिक खोजों का जनक यार फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक डिस्कवरीज भी कहते हैं। किसे कहते हैं? फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक डिस्कवरीज, डॉक्टर प्राइम रोज। अब डिफरेंस है, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक डिस्कवरीज और फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी अलग अलग है। डिस्कवरीज में हम प्राइम रोज को मानेंगे और आर्कियोलॉजी में हम ए कनिंगम को मानेंगे। और जो ये प्री हिस्टोरिक डिस्कवरीज है, आपको पता है, ओनली डिपेंड्स ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। 1853 में जॉन इवांस ने मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में पाषाण उपकरण और हड्डियाँ ढूंढी, मानव की हड्डियाँ ढूंढी। तो मानव की हड्डियाँ प्रमुखता से याद रखेंगे। जॉन इवांस ने 1953 में कहा, नर्मदा घाटी के किनारे। 1863 में रॉबर्ट ब्रशफूट ये है, इन्होंने मद्रास के पल्लावरम में हैंडेक्स उपकरण जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका ये भी बना है, सॉरी, जैसे ये है हैंडेक्स उपकरण। ये रहे, ये क्या होता है? इसको किसी चीज़ को हम दबाते हैं या कूटते हैं, या किसी को अगर हमको छोटे माहीन कणों में परिवर्तित करना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो ऐसा उपकरण कब खोजा गया? 1863 में खोजा गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रशफूट के द्वारा। अब एक कनिंगम, फादर ऑफ प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं, स्टोन एज स्टार्ट करते हैं। स्टोन एज से पहले, स्टोन एज कब से कब तक को स्टोन एज कहते हैं? 10 लाख बीसी, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से 10 लाख साल पहले से क्राइस्ट के 4000 साल पहले तक जो एरा है उसे हम स्टोन एज कहते हैं। स्टोन एज मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात कर रहे हैं अभी। पाषाण काल कहते हैं हिंदी में स्टोन एज को। ये 3 टाइप के होते हैं पाषाण काल। एक होता है पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। प्री हिस्टोरिक भी 3 टाइप में है, मतलब स्टोन एज भी 3 टाइप में है। एक होता है पुरा पाषाण, इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, यह है 10 लाख से 10,000 बीसी तक। दूसरा है मध्य पाषाण काल, यह है मेसोलिथिक एज, 10,000 से 7,000 बीसी तक। तीसरा है नव पाषाण काल,
नियोलिथिक एज, ये 7000 से 4000 BC तक। अब हम स्टार्ट करते हैं पेलियोलिथिक एज यानी पुरापाषाण काल से। इसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। तो ओल्ड स्टोन एज भी 3 टाइप के बटे हैं। देखो, पहले हिस्ट्री 3 टाइप में बटी, हर चीज़ 3 टाइप में बट रहे हैं। फिर स्टोन एज भी 3 टाइप में, फिर पैलियोलिथिक एज भी 3 टाइप में, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज। निम्न पुरापाषाण काल जो है 10 लाख से 50,000 BC तक। अब 10 लाख से 10,000 को हमको 3 भागों में बांटना। 10 लाख से पहले हम 50,000 बगे, फिर 50,000 से 40,000 बगे, यानी मिडिल पैलियोलिथिक एज, मध्य पुरापाषाण काल। फिर आता है उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज, 40,000 से 10,000 BC तक। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज या निम्न पुरापाषाण काल, ये समय बहुत ज़्यादा बर्फीला समय था। जो पृथ्वी का स्टार्टिंग था वो बहुत बर्फीली थी, तो हम उस एज की बात कर रहे हैं जहाँ पर आइस एज मतलब बर्फीला समय था। ये कोर कल्चर था। अब कोर क्या है, यहाँ पर गलत लिख दिया कल्चर की स्पेलिंग, CULTURE होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। खैर छोड़ो, कोर कल्चर। अब कोर किसे कहते हैं, जैसे नदियाँ बह रही है ना, नदियाँ में गोल गोल पत्थर थे, उन पत्थरों को हम क्या बोलते हैं, पेबल बोलते हैं। PUBUL, पेबल बोलते थे, पेबल बोलते हैं, पेबल। और पेबल के अंदर एक कोर होता है, जो बीच में उसका पार्ट होता है, कोर गोला सा पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, बीच वाले पार्ट को हम कोर कहते हैं। ठीक है, तो अब इस कोर से क्या बनते थे, इससे वेपन्स बनते थे, जैसे चैपर, चैपिंग, हैंड एक्स। अब चैपर से क्या होता है, चाकू जैसा बनाया जाता है। ये चैपर का आकार देख रहे होंगे यहाँ पर, चैपर का आकार ऐसा होता है, ऐसे ऐसा होता है चैपर का, ऐसे ऐसे ऐसे, हम चाकू जैसा बनाते हैं ऐसे। दूसरा चैपिंग, चैपिंग होता है, ये दोनों तरफ से शार्प होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, दोनों तरफ से शार्प होते हैं, दोनों तरफ से शार्प होते हैं। तीसरा होता है हैंड एक्स। हैंड एक्स आपको पता है कैसा है, मैंने पीछे भी पढ़ा है। इसकी जो खोज हुई थी, कभी थी हमारे हैंड एक्स की 1863 में। अब बात करते हैं साइट्स, कौन कौन सी जगह पे। एक भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, याद रखना, ये बहुत जगह इंपॉर्टेंट जगह है भीमबेटका। और दूसरी है नेवारा, ये भी ये तो हमारा है महाराष्ट्र में। और बेलन वैली है यूपी में। 3 जगह है, भीमबेटका, नेवारा और बेलन वैली। भीमबेटका MP में है, नेवारा महाराष्ट्र में है, बेलन वैली यूपी में है। अब मिडिल पैलियोलिथिक एज, मध्य पुरापाषाण काल, इसमें फलक कल्चर था। अब फलक क्या है, जैसे हमारे जो ऊपर नदियों में पेबल मिलते थे, जो पत्थर मिलते थे हमें, ये पेबल मिले, पेबल को हम ऐसे ऐसे काटते थे, ऐसे काटते, ऐसे ऐसे, तो ये बनता था लास्ट में, इसको हम कहते हैं फलक। तो ये फलक कल्चर था। इसमें क्या, इसमें वेपन बने, जैसे स्क्रैपर या खुरचीनी जिससे हम रगड़ते थे, पॉइंटर बने जिससे बहुत पॉइंट वाली जो हमारे वो वेपन्स बने, ब्यूरिन या तक्षणी जो चारों तरफ से क्या धारदार होते हैं, कोने की धारदार होते हैं। अब कौन कौन सी जगह है जहाँ ये मिले, ये नेवाड़ा महाराष्ट्र में, चिरकी झारखंड में, हथनौरा मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे, हथनौरा भी इंपॉर्टेंट है, चिरकी भी इंपॉर्टेंट है, नेवाड़ा भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक एज की। यह ब्लेड का चलता है, इसमें स्क्रैपर, पॉइंटर, ब्यूरिन, ब्लेड, ये सब क्या था, वेपन बने इस अपर पैलियोलिथिक एज में। अब कौन कौन सी जगह है, भीमबेटका, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका में क्या मिली हमें, भीमबेटका में पेंटिंग मिली है, केव पेंटिंग्स मिली है भीमबेटका में, और बहुत सारे वेपन्स भी मिले हैं इस एज के। अब ये तो हो गया हमारा पैलियोलिथिक एज, ये हमारे 3 अब पड़ता है मध्य पाषाण काल यानी मीजो पैलियोलिथिक एज। अब मीजो पैलियोलिथिक एज क्या है, मीजो पैलियोलिथिक एज ही फेमस है किसके लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए। मतलब पहला पाला मतलब जानवर पहला जो पाला है वो इसी एज में पाला है। और कौन सा जानवर पाला है, कुत्ता। तो कभी आपको क्वेश्चन आएगा, पहला पाला जाने वाला जानवर है कुत्ता। तो यहाँ पशुपालन की शुरुआत हुई थी। और इसके जो साक्ष्य मिले हैं हमें, मिले बागौर राजस्थान में और आदमगढ़ MP में, ये 2 जगह मिले हैं। और इसी में जो है यूज़ ऑफ फायर का भी यूज़ हुआ है इसी काल में, तब मीजोलिथिक एज में। अब बात करते हैं कहाँ पाए जाते हैं। प्रतापगढ़ यूपी में, सराय नहर में इस एज के 37 नरकंकाल मिला है। सराय नहर में यूपी के प्रतापगढ़ में। महादहा में कपल ब्यूरल मिलता है, 2 जोड़े, मतलब कपल ब्यूरल मतलब 1 जोड़ों की हड्डियाँ मिली है, मतलब लड़का और लड़की
या पुरुष या महिला की एक साथ वहाँ पर क्या मिले हैं, नरकंकाल मिले हैं। और दमदमा में एक कब्र में 3 नरकंकाल मिले हैं। तो ये कब की बात है, मेसोलिथिक एज की। 1867 में, अब 1867 में आ गए हम, CL कारेल डिस्कवर्ड माइनर स्टोन टूल्स, लघु पाषाण उपकरण जिसे माइनर स्टोन टूल्स कहेंगे, इन विंध्या रीजन। द टूल्स ऑफ दिस पीरियड आर मेड ऑफ स्मॉल स्टोन्स कॉल्ड माइक्रोलिथिक और माइक्रोस्टोन्स। क्या कहेंगे हम उनके, माइक्रोलिथिक या माइक्रोस्टोन्स पाए गए इस एज में। कहाँ पाए गए, विंध्या रीजन में पाए गए। किसने खोजे, 1867 में CL कारेल ने खोजे। CL कार्लिल ने, कार्लिल, सी स्पेलिंग बता देता हूँ आपको, CARLYLE, ये इनके स्पेलिंग, 1867 में। मध्य पाषाण काल के लोग शिकार, मछली पकड़ने व खाद्य संग्रहण के लिए जाने जाते हैं। पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य बागोर राजस्थान में मिले, आदमगढ़ भीमबेटका मध्य प्रदेश में ये मिले हैं। पहला पालतू पशु जो है कुत्ता, ये हमें पता है। अब भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्यों फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। भीमबेटका कहाँ है, पहले तो भीमबेटका है भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में, यानी मध्य प्रदेश में। कौन से, मध्य प्रदेश में। केव्स ऑफ भीमबेटका 2003 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2003 में घोषित किया गया। इसे क्या, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्यों घोषित किया गया, क्या है यहाँ रॉक पेंटिंग्स है, मतलब रॉक में पेंटिंग्स बनी है। अब कौन से जिले में आता है, ये आता है हमारे रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। महाभारत के समय भीम काफ़ी समय तक यहाँ रुके थे, इसलिए इसका नाम भीमबेटका है। भीम की पत्नी हिडम्बा जो कि राक्षसिनी थी, उसका बेटा था घटोत्कच। ये भी आपको याद होना चाहिए कि भीम की जो पत्नी थी हिडम्बा, उसका बेटा था घटोत्कच। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों की पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांबर, हिरन आदि के चित्र हैं। इस काल के लोगों ने गहरे लाल, हरे, उजले तथा पीले रंग का प्रयोग किया। याद रखेंगे कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया इस गुफाओं में जो मिले हैं इस काल के, गहरे लाल, हरे, उजले तथा पीले रंग के प्रयोग किया गया। मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं। अब ये खोजा किसने, इनका नाम याद रखेंगे, विष्णु श्रीधर वाकानकर, वाकानकर, स्पेलिंग है VAKAN, वाकानकर, विष्णु श्रीधर वाकानकर। इन्होंने कब खोजा ये, 1957 में। ये कहाँ है, ये विक्रम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जो उज्जैन में यूनिवर्सिटी है विक्रम यूनिवर्सिटी, उसके प्रोफेसर हैं थे ये 1957 में। तो इन्होंने ये साइट्स को खोजा। अब बात करते हैं हम नियोलिथिक एज की। किसकी बात करते हैं, नियोलिथिक एज की। इस साइड इसमें पूरा नहीं है, नोट्स नहीं पूरे नहीं है, इसको नेक्स्ट चैप्टर में मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो पहला नवपाषाण स्थल HC मेजुरर के द्वारा 1860 में उत्तर प्रदेश में खोजा गया। जो नवपाषाण है मतलब 7000 से 4000 BC के बीच जो स्टोन एज है, उसका जो पहला मतलब ऐसे पहला स्थल, जो नवपाषाण काल का पहला स्थल है, वो किसने खोजा, HC मेजुरर ने 1860 में उत्तर प्रदेश में खोजा। तो नियोलिथिक वर्ड का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुवाक ने 1865 में किया। मतलब इसके साक्ष्य 1860 में मिल गए थे, लेकिन 1865 में इसका नाम दिया गया, इसको क्या, नियोलिथिक वर्ड दिया गया इसको, इस एज ग्रुप को, जॉन लुबुक ने। अब नियोलिथिक एज क्या है, इसके फाउंडर कौन थे, जॉन लुबुक थे। जॉन लुबुक ने बताया कि इस एज के नियोलिथिक नाम 1865 में इसे क्या है फाउंड किया गया इस एज को, बल्कि इसके जो साक्ष्य मिल गए थे 1860 में मिल गए थे। तो नियोलिथिक रेवोल्यूशन, क्रांति, तो इन्होंने क्या कहा था, इस एज ग्रुप को 7000 to 4000 BC को नियोलिथिक रेवोल्यूशन यानी क्रांति कहा था इन्होंने। क्रांति क्यों कहा था, क्रांति किसने कहा था, पहले तो क्रांति कहा गया इसमें गार्डन चाइल्ड ने कहा था क्रांति। अब ये दो प्रश्न आएंगे, पहले फाउंडर ऑफ नियोलिथिक एज कौन है, ये है जॉन लुबुक है, और नियोलिथिक रेवोल्यूशन, इस एज ग्रुप को रेवोल्यूशन का नाम किसने दिया था, नियोलिथिक क्रांति किसने कहा था, ये गार्डन चाइल्ड ने कहा था। और सबसे पहले 1860 में इसके जो खोज की थी इस काल की, वो किसने की थी, एक जो पहला स्थल खोजा था इस एज का, वो किसने खोजा था, ये HC मेजुरर ने खोजा था। अब इसको क्रांति क्यों कहा गया, इसके भी रीज़न है।
फर्स्ट टाइम इसमें एग्रीकल्चर के सबूत मिले कि एग्रीकल्चर हुआ है, परमानेंट हाउसिंग हुई है, इसमें पोटरी या मृद भांड मिट्टी के बर्तन बने हैं, व्हील्स इन्वेंट हुए हैं, पहियों का आविष्कार हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री हुई है, गाय बकरी आदि इन सब का इसमें हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इंसानों को एक सामाजिक रूप देने का काम किया है इस एज ने। कब 7000 to 4000 BC न्यूलिथिक एज ने। इसमें बहुत चीज़ें भी, एक तरह से क्रांति शब्द इसके लिए बहुत उपयुक्त है।